आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पॉलिटी घटना चक्र सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। आज का हमारा टॉपिक है शासन प्रणाली। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शासन प्रणाली में कुछ सवाल हमारे रह गए थे, तो उसको आज इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस तथ्य पर हमारा प्रजातंत्र आधारित है, तो ये है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का पूरा अधिकार प्राप्त है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब यह प्रतिनिधि जनता के कल्याण या शासन सत्ता संचालन सही उचित तरीके से नहीं करते हैं, तब जनता चुनावों समय समय पर होते रहते हैं के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को पराजित कर हटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो किसको क्रियाशील बनाता है, तो ये बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को लोकतंत्र क्रियाशील बनाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ ये है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होता है, इसलिए भारत गणतंत्र है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं होता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत क्या है, एक गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र, इसका क्या जिसमें अंतर्निहित है, तो क्या अंतर्निहित है, तो यही है कि ये वंशानुगत इसका जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो हमारा ए नंबर चॉइस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो संविधान लिखित है ये तो होगा नहीं, ये होगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, इसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान क्या है, परिसंघीय है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। भारतीय संविधान कैसा है, तो ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे भारत में तो न्यायिक समीक्षा है, लेकिन ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा नहीं है। तो इसी मामले में भारत और ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। स्वतंत्र रूप से दोनों
सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक को एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो ये भारत एक संघीय राज्य नहीं है और भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, तो हमारा इसमें केवल ए सही है और आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो इसका स्वरूप संघीय ये है, न्यायपालिका सुरक्षित है। तो ये दिखाती है न्यायपालिका सुरक्षित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख है लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है तथा संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा पक्षीय रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो एक हरी जो नागरिकता है वो ये संघीय लक्षण नहीं है। बाकी केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा ये संघीय है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान संघीय है, स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय है, किंतु एक हरी नागरिकता संघीय लक्षण नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक हरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों की शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, स्वतंत्र एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो एकात्मक तत्व पाए जाते हैं आपको राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट। ये तीनों जो हैं एकात्मक तत्व हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। विकल्प जो डी है सही है। दिए गए सभी तत्वों में से क्रम संख्या 4, 6 और 7 पर उल्लेखित तत्व ही भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक यूनिटरी एलिमेंट फीचर हैं। क्रम संख्या 1, 2 और 3 पर उल्लेखित सभी तत्व परिसंघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम के अनिवार्य तत्व हैं और 5 पर उल्लेखित तत्व यदि हम शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में लें तो वह तत्व परिसंघीय व्यवस्था का कारक अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था के अन्य सभी तत्व इसी तत्व से निकलते हैं। हमारी राज्य व्यवस्था आधिकारिक रूप से परिसंघीय है, परंतु वह सरकार यूनियन गवर्नमेंट की तरफ झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति एवं अन्य कतिपय उपबंध राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी 356-357 समवर्ती सूची और उनमें परिगणित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति अनुच्छेद 254 राज्यों का नाम और भूगोल राज्य क्षेत्र बदलने की संसद की शक्ति 3-4 अनुच्छेद राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियां, संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका अनुच्छेद 368
अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य विधिक उपबंध राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का ही हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, जिनके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से सुभिन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं? तो ये राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये तीनों जो है, ये 2 और ये 3 और ये 5, ये है एकात्मक लक्षण है हमारे संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुसत्ता संपन्न हैं और विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित है। तो ये हमारा बी नंबर जो 1 और जो 2 है ये सही हो जाएगा, 1 और 2। संविधान सभा शासन की मूल संरचना और इकाई संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, बिल्कुल सही है। और एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद भी के साथ जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। तो ये ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त होते हैं, तो बिल्कुल सही है। लोग खराब शासन के लिए समांतर राजनीतिक दल को कोसते हैं, तो बिल्कुल सही है। ये भी सही है, आर भी सही है और आर ए की सही एक्सप्लेन करता है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो हम जानते हैं दल विहीन प्रजातंत्र को प्रस्तावित महात्मा गांधी तथा जयप्रकाश नारायण दोनों के द्वारा किया गया था। आइए इसको हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया एवं दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। तो कारण, कथन और कारण दिया है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था, बिल्कुल सही है। विविधताओं के समन्वय से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही है। ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा कारण भी सही है और कथन भी सही है। कथन और कारण दोनों इसकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार है, बिल्कुल सही है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा, तो ये भी हमारा सही है। दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के विरोध होने का कारण क्या है? तो इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, तो बिल्कुल सही है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, बिल्कुल सही है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, तो ये चारों कारण हैं भारतीय संविधान के बृहद विस्तृत होने के। कोई एक कारण इसमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की संघीय प्रणाली है, तो ये बिल्कुल सही है। तो भारत में संघ सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, बिल्कुल सही। गलत है, भारत राज्यों का संघ है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, गलत है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होती है, तो ये भी गलत है। केवल एक सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ पद्धति की विशेषता नहीं है? तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका तो है, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन भी है, संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह संघ होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति परिणाम है। बिल्कुल ये गलत है, सहमति का परिणाम नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघवाद व्यवस्था को अर्ध संघवाद कहा जाता है, बिल्कुल सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार भी है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन RA की व्याख्या नहीं करता है। कथन और कारण दोनों हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, ये भी सही है। तो हमारा A और R दोनों सही है और RA की व्याख्या करता है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में क्या है? ये एकात्मक है। प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में क्या है? एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ये कहा था G. ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था G. ऑस्टिन ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। G. ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय है, G. ऑस्टिन के अनुसार, जबकि KC वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये कहे थे KC वियर ने कहा था कि भारत का संविधान अर्ध संघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के विषय में निम्न में से किसका है? कथन निम्नलिखित में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो ये हमने देखा था कि अर्ध संघात्मक KC वियर ने कहा था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन KC वियर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका एक कथन है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? तो ये हम जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो हर्बर्ट साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया, हर्बर्ट साइमन ने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हर्बर्ट A. साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मोरिनी और F.W. रिक्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबद्ध करता है? तो ये आपको B, यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। विधि और स्वाधीनता के बीच ये उपयुक्त
प्रतिबिंबित करता है, तो विधि नहीं तो स्वतंत्रता भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित हैं ये फ्रेड डब्ल्यू रिग्स विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिग्स संबंधित हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इन इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास से संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक था? तो ये हेनरी फेयोल थे। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं के ये समर्थक थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे हम सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुक्त प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसका है? तो ये कथन W.B. डॉनहोम द्वारा ये कथन कहा गया है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुक्त प्रशासन के ध्वस्त के कारण होती है। W.B. डॉनहोम द्वारा ये कहा गया है। W.B. डॉनहोम ने कहा था यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुक्त प्रशासन के पतन के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? एक राज्य जिनमें जनता सर्वोच्च है तो ये होना चाहिए। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित है तो ये गलत हो जाएगा। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो तो ये भी गलत हो जाएगा। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की हो तो ये हमारा सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत तथा गणतंत्रीय अवधारणा निर्वाचित लोकतंत्रीय प्रणाली से रूप में। तो ये हमारा गणतंत्र का पार्ट जो सी है ये गणतंत्र का पार्ट नहीं है, बाकी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? तो शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायी नहीं, ये नहीं होगा। ये होगा स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ये विधि के समक्ष समानता के लक्षण हैं। नेक्स्ट सवाल, संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये नहीं होगा। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है तो ये सही है। हमारा संवैधानिक सरकार का यही काम है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो ये होगा आपको इसमें स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकार का क्या है? अभाव है। तो ये हमारा सही होगा। समानता का मतलब विशेषाधिकार का अभाव होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समानता का एक समान अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, तो ये गलत है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, ये भी गलत है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो का अधिकार है, तो ये भारत में भी है और अमेरिकी राज्य व्यवस्था में भी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? तो ये हमारा हो जाएगा बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो ये किनको माना गया है? तो ये उपयुक्त सभी को, अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद को भी माना गया है, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद को भी माना गया है, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय न्याय को माना गया है, सभी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? तो ये 80 के दशक में केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, शासन प्रणाली के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे थे उसको हमने देख लिया। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।